जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है। जिस भी एग्ज़ाम्स में आपके करंट अफेयर आता है, सभी को ये करंट अफेयर जो हम आपके लिए पर डे का लेकर आते हैं, ये आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए कवर करेगा। इसके अलावा हम आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी अब लाया करेंगे। हर 2-3 दिन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका करंट अफेयर लाया करेंगे। जैसे आज हम एशिया कप से संबंधित हम करंट अफेयर आपको डालेंगे। अब आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा करेगा उससे संबंधित करंट अफेयर लेकर आया करेंगे। हो सकता है वो करंट अफेयर आपको टाइप्ड फॉर्म में मिले जैसे ये है अभी, या फिर हो सकता है आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिले, हो सकता है आपको MCQ फॉर्म में मिले, या फिर आपको पूरा टॉपिक वाइज फॉर्म में मिलेगी। मतलब एक टॉपिक लिया, जैसे एशिया कप का हमने पूरा पढ़ा दिया, इस तरीके से फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे ही मिलेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। इसके अलावा हम आपके लिए पॉलिटी और यूपी स्पेशल क्लास भी चला रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ये जो हम डेली का करंट अफेयर करा रहे हैं ये मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम क्या करने लगे हैं, जो अब हम वीडियो डालते हैं। जैसे पॉलिटी का जब हमने वीडियो डाला था तो उससे रिलेटेड 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, 5 या 10 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, जितने भी समझ में आए उतने क्वेश्चन हम डाल देते हैं। तो आप वीडियो देखने के बाद उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने यूपी स्पेशल के भी डाले थे अभी पिछली क्लास के, और पॉलिटी के भी डाले थे पिछली क्लास के, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बताना है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे जैसे इस चैनल में आप लोगों का सपोर्ट ऐड होता जाएगा, और तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ लाया करेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 22 सितंबर को क्या हुआ था। 22 सितंबर 1965 को जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं 1965 में, उस समय क्या हुआ था, 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल की थी और भारत पाकिस्तान की लड़ाई में संघर्ष विराम हुआ था। इसके अलावा गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, आज ही दिन इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। मतलब गुरु नानक देव के पुण्य दिवस है आज 22 सितंबर को। इसके अलावा विश्व गेंडा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो दोस्तों, आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब आज का पहला क्वेश्चन है, BCCI ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से लेकर 2026 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसकी घोषणा की है। तो BCCI ने आधिकारिक रूप से भागीदारी की है 2023 से लेकर 26 तक के जितने भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे उन सभी के लिए SBI लाइफ के साथ साझेदारी की है। अब हम इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक SBI लाइफ ने BCCI के साथ 3 साल का करार किया है। उनकी साझेदारी 22 सितंबर कब से शुरू हो रही, 22 सितंबर 2023 से, यानी आज से ही शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे मैच की सीरीज के साथ शुरू होगी। और अगर हम BCCI के बारे में बात करें तो BCCI आप जानते हैं ये क्या करता है, क्रिकेट का नियामन बोर्ड है। ये क्रिकेट का जो भी जितने भी मैच वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और BCCI के जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है मुंबई में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी।
रोजर बिन्नी क्या है? 1983 की जो वर्ल्ड कप विजेता टीम है उसके सदस्य हैं रोजर बिन्नी। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आईसीसी का आपने नाम बहुत सुना होगा, उसके मुख्यालय के बारे में आपको बताना है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। बीसीसीआई का भी मुंबई में और इसका भी मुंबई में है। इसके अलावा इसके जो चेयरपर्सन है एसबीआई के वर्तमान में, उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ये जो हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ये एक एक पॉइंट एग्जाम में आता है। जैसे आपसे एसबीआई के चेयरमैन पूछ लिए जाएंगे, एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, एसबीआई की स्थापना पूछ ली जाएगी, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा और बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और, आपसे एसबीआई की टैगलाइन भी पूछी जाती है बैंकिंग वाले कई एग्ज़ामों में, या फिर कभी कभी जो जीएस बेस्ड एग्ज़ाम रहते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि एसबीआई की जो बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। याद रखिएगा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी टैगलाइन है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का विषय क्या है। हमने कल आपको बताया था कि 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व शांति दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो 2023 के लिए इसका विषय, किसी विषय को लेकर ही उस दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है कि हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे साल भर, एक शीर्षक टाइप में दिया जाता है। तो ये जो है विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का जो विषय है वो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का थीम क्या है, तो आप बताएंगे नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा विश्व अल्जाइमर दिवस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लिख के आएगा पहला, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए विषय था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। 3 ऑप्शन हो गए। उसके अलावा चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा अल्जाइमर रोग एक किडनी से संबंधित विकार है। तो जो ये होगा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। इसलिए हम आपको पॉइंट भी इसके साथ अब ऐड करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन 2-3 दिन से हम आपके लिए पॉइंट भी ऐड करने लगे हैं। तो दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का जो थीम है वो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो याददाश्त को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और पॉइंट, इस सबसे पहले इसे 1994 में मनाया गया था, याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य ने सचिवालय के काम में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? किस राज्य ने ऐसा किया है? ऑफिसर डेस्क सिस्टम को लॉन्च किया है सचिवालय के काम में तेजी लाने के लिए। ये किया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उनके द्वारा क्या किया गया? ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया है सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में। अब हम देख लेते हैं इस सिस्टम का क्या है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो देख लेते हैं। ऑफिसर डेस्क सिस्टम जो है, इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करते हुए त्वरित फाइल प्रबंधन और भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाना है। इसके अलावा सचिवालय स्थित प्रत्येक विभाग में डेस्क ऑफिसर सिस्टम का गठन किया जाएगा। आप जानते हैं सचिवालय में कई जो है सेक्शन होते हैं, इसलिए उसके हर सेक्शन में एक डेस्क ऑफिसर सिस्टम का गठन किया जाएगा। और ये क्यों किया गया है? आप जानते हैं सरकारी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने हेतु त्वरित फाइल प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये शुरू किया गया है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी।
राजधानी लखनऊ है और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है? तो ये जो स्टैचू ऑफ वननेस है इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? इसका अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया है। और किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। क्योंकि ओंकारेश्वर कहाँ पे है? जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पर एक शंकर भगवान का, ये ओंकारेश्वर पड़ता है खंडवा ज़िले में। खंडवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। खंडवा ज़िले में पड़ता है ओंकारेश्वर और खंडवा जो है मध्य प्रदेश में है। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओंकारेश्वर में क्यों किया गया, इससे संबंधित जानकारी जान लेते हैं पहले। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम स्टैचू ऑफ वननेस है का अनावरण किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। ये नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर स्थित ओंकारेश्वर इंदौर के व्यस्त शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मतलब ओंकारेश्वर जो जगह है वो इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा ये जो मूर्ति है 54 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है और इसकी ऊंचाई 108 फुट है। और हम ये जो शंकराचार्य की मूर्ति है इसका यहाँ पे उद्घाटन क्यों किया गया? क्योंकि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनका जन्म तो केरल में हुआ था लेकिन उन्हें ज्ञान ओंकारेश्वर नामक स्थान पर ही प्राप्त हुआ था। अब हमने आपको बताया कि ओंकारेश्वर जो है, ओंकारेश्वर में क्या है? भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर नाम से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग का क्या नाम है? उसका नाम है महाकालेश्वर, जो कहाँ पे? उज्जैन नामक स्थान पर पड़ता है, उज्जैन जिला में महाकालेश्वर नाम से। और उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? जैसे ये नर्मदा नदी के तट पर है ओंकारेश्वर, वैसे ही उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की जो है आधारशिला रखेंगे? तो कहाँ पर है? ये वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के थीम वाली क्रिकेट स्टेडियम की जो है आधारशिला रखेंगे। और ये जो स्टेडियम होगा इसमें क्या रहेगा? स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लगभग 31 एकड़ के परिसर में इस स्टेडियम को बनाया जाएगा, जहां पर 7 पिचें होंगी। क्रिकेट स्टेडियम की ही बात हो रही है और एक समय में लगभग 30,000 दर्शकों के बैठने की उम्मीद की जा रही है। और ये जो शिव थीम पे बनाने की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसमें जो स्टेडियम की छत होगी वो अर्धचंद्राकार में होगी, क्योंकि शिव के जो भगवान शंकर हैं शिव, उनके सर पर चंद्रमा रहता है, इसलिए छत का जो आकार रहेगा वो चंद्राकार रहेगा। और यहाँ पर जो फ्लड लाइटें होंगी, आप जानते हैं फ्लड लाइटें, उनका आकार किस में रहेगा? वो शंकर भगवान के त्रिशूल के आकार में रहेगा। इसके अलावा जो गेट और मतलब जो प्रवेश द्वार और लाउंज होगा वो भगवान शंकर के डमरू के आकार में बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये शिव थीम पर कहाँ पे किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। वाराणसी में भी शंकर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है जिसे काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ नाम से पुकारा जाता है। और वाराणसी जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वो यहीं से सांसद हैं वाराणसी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेगा? तो आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा जो है वहाँ पे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कौन करेगा? ये हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। और जो नोएडा है उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहीं पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। अब हम कुछ जानकारी जान लेते हैं इससे संबंधित। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश का ये पहला है, पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी।
ये जो 5 दिवसीय आयोजन है, 5 दिवस के लिए ये आयोजन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा। ये जान लिए कितने दिन का है? 5 दिन का है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद है? 2000 से अधिक जो ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित व्यापक क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे 2000 से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति महोदया हैं और भारत की 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से आती हैं और ये संथाल जनजाति की हैं। अगर बात की कही जाए कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने किसे नियुक्त किया है? तो इसे नियुक्त किया है किसे? चाचा चौधरी और साबू। आप जानते हैं कि चाचा चौधरी और साबू नाम से ये कॉमिक के दो पात्र हैं जो पहले बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है, आती रही है, चाचा चौधरी नाम से कॉमिक। तो उसके ये 2 पात्र हैं। तो किसने बनाया है? युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसने नियुक्त किया है चाचा चौधरी और साबू को। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम से एक विमोचन। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम से एक कॉमिक बुक का विमोचन किया है किसने? चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्री राजीव कुमार ने और 2 इलेक्शन ऑफिसर श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी द्वारा निर्वाचन सदन में किया गया। आप जानते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? राजीव कुमार जी हैं और 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी हैं। तो इन्होंने ही निर्वाचन सदन में इस कॉमिक बुक का विमोचन किया जिसका नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। युवाओं को लोकतंत्र के त्यौहार में नामांकन और भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए ये जो कॉमिक बुक है उसे डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, अगर हम चाचा चौधरी और साबू के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा एक बिल्लू नाम का कैरेक्टर था। ये सब किसके द्वारा बनाए गए थे? ये कार्टूनिस्ट थे प्राण कुमार शर्मा, जिनका कुछ सालों पहले निधन हो गया है। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को, इन पात्रों को बनाया था, चाचा चौधरी, साबू और बिल्लू को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करेगा? कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में बात की गई है कि हम अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू करेंगे, ये किसने की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्यों की है? क्योंकि वैश्विक मानकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वो मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, जो महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और वैश्विक नागरिकता का पोषण करता है। ऐसी शिक्षा देना चाहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश की जो राज्य की कैबिनेट है उसने उन सरकारी कर्मचारियों को आवास भूखंड प्रदान करने का भी निर्णय लिया है जिनके पास सेवानिवृत्ति पर घर नहीं है। मतलब वो सरकारी कर्मचारियों को भी घर दिया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जो रिटायर होने वाले हैं और उनके पास अभी तक अपना खुद का घर नहीं है। तो क्या किया जाएगा, क्या क्या इसमें है? अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करेगा आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में अगर राजधानी कही जाए अमरावती। हालांकि जनवरी में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने विशाखापट्टनम को घोषित किया था राजधानी, लेकिन अभी अगर पूछें कोई तो अमरावती है। और इसकी न्यायिक राजधानी क्या है? कर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है।
इसका जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 में काट कर अलग कर दिया गया था किसको? तेलंगाना राज्य को। और अगर हम इस समय आंध्र प्रदेश के क्या नाम है राज्यपाल के बारे में बात करें तो उनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भी एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है और यहाँ पर 26 ज़िले हैं, वर्तमान में 26 ज़िले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के, ये हाल ही की न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था, क्या नाम था, एन चंद्रबाबू नायडू, उन्हें हाल ही में कहाँ पे किया गया है? उन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय क्या है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इसके अलावा विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को हमने आज क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय गेंडा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा गुरु नानक देव की पुण्यतिथि भी आज ही है, मतलब पुण्य दिवस उनका आज ही है। और आज ही के दिन 22 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध विराम हुआ था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर। तो अब हम प्रश्न पर वापस लौटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका विषय है आवर एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। क्या है, एक बार और देख लेते हैं। एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। दुनिया भर में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 1982 को मनाया गया। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक जो पारित किया है, यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? तो आधिकारिक तौर पर जो सबसे पहले पेश किया गया था 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था। उस समय यूपीए सरकार थी, यानी कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार थी उस समय। इस समय तो एनडीए सरकार है। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाने के लगभग 27 साल बाद, पहली बार कब पेश किया गया हमने बताया था अभी आपको, 12 सितंबर 1996 को। तो पहली बार संसद में पेश किए जाने के लगभग 27 साल बाद 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने संविधान में संशोधन करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए लगभग सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। तो अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लगभग 33% जो सीटें हैं, 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा महिलाओं को। लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि यूपीए सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को आधिकारिक तौर पर यह बिल लोकसभा में पहली बार पेश किया गया था। दोस्तों आपको क्या करना है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है जो भी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वादा है कि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ लाने की पूरा प्रयास करेंगे। और क्योंकि अभी इतने संसाधन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम आपके लिए इस तरीके से ही ला सकते हैं। अभी जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा, वादा है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा इस पे, जो भी प्रश्न पूछे जाएं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रोगी जो सुरक्षा दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसके अलावा इसका जो थीम है, इसका थीम है 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका इस वर्ष के लिए 2023 के लिए थीम क्या था? इसका थीम था रोगी सुरक्षा के लिए मरीजों को शामिल करना। क्या था? रोगी सुरक्षा के लिए मरीजों को शामिल करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में
भारत के किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा है आईआईटी जिसने ये साझेदारी की है? ये आईआईटी कानपुर द्वारा साझेदारी की गई है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आप लोग जो है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो कहाँ पर है यशोभूमि जिसको देश की जनता को समर्पित किया है? तो ये द्वारका में जो यशोभूमि है उसे देश की जनता को समर्पित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो भारत की विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है फिच ने? फिच जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कहाँ की? अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो इसने लगाया है 6.3% का अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर। और सीईओ इसके क्या हैं? फिच के जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसके सीईओ का क्या नाम है? इसके सीईओ का नाम है पॉल टेलर नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है ये 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया। 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और इन 84 जो कलाकार हैं इनको सम्मानित किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो पाउंड 1.5 अरब पाउंड का है यहाँ पर निवेश करेगी? तो ये कहाँ पे करेगी? ये ब्रिटेन में करेगी। ब्रिटेन सरकार ने इसकी घोषणा की है कि टाटा स्टील के द्वारा देश में 1.25 अरब पाउंड का निवेश किया जाएगा, जिसमें जो है 50 करोड़ पाउंड कौन देगा? 50 करोड़ पाउंड का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये कहाँ पर निवेश किया जाएगा? ये वेल्स में स्थित इस्पात संयंत्र है टाटा स्टील का, उसमें निवेश किया जाएगा। वेल्स में एक इस्पात संयंत्र है उसमें निवेश किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? अगर हम ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, इसके चेयरमैन किसे चुना गया है? इसके चेयरमैन चुना गया है एस.के. स्वामी। इसे कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा फुल फॉर्म श्रीनिवासन के स्वामी को चुना गया है वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन इन्हें चुना गया है। और ये जो एस.के. स्वामी यानी श्रीनिवासन के स्वामी हैं, ये आर.के. स्वामी हंसा ग्रुप के हेड हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसीआर ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो जो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? बिहार के नालंदा ज़िले में किया गया है। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में किया गया है। अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा जो चीनी यात्री है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो उसने पढ़ाई की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी जो ऐप मतलब आईबी साथी की शुरुआत की? ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। ये जो आईबी साथी की शुरुआत की है ये की है इंडियन बैंक ने की है। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो 15 अगस्त को इसकी स्थापना 1907 में कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी। ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर भी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? प्रश्न है आप लोग के लिए कि इंडियन बैंक के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस को सम्मानित किया गया है? जो मधुर भंडारकर हैं फिल्मकार, इनको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में डुओ अवार्ड दिया गया है।
और किस मूवी के लिए दिया गया है? बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन मूवी जो इन्होंने बनाई थी उसके लिए इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो विश्व बैंक देगा, ओडिशा राज्य को फंड देगा विश्व बैंक। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है, आप लोग बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके प्रमुख हम बता देते हैं। प्रमुख हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो भारत के ही हैं और ये वर्तमान के पहले मास्टर कार्ड के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जो बहुत दुनिया के सबसे बड़ा पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है मास्टर कार्ड, उसके कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और 2 जून 2023 से ये विश्व बैंक के अध्यक्ष भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये जो 12 सुखोई खरीदने का फैसला किया है, किस सरकार ने किया है? ये भारत सरकार ने किया है। हमारे देश भारत द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इस योजना के तहत जिन किसी को भी नागरिकों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को अभी तक किसी भी योजना में घर नहीं मिला है, उसमें इनको दिया जाएगा। इसमें काफ़ी टर्म एंड कंडीशन है, तो आप लोग को हम ये पहले वीडियो में करा चुके हैं, दो तीन वीडियो पहले, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो शुरू किया है, किस एयरलाइन के द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। एयर इंडिया ने व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त यात्रा के अनुभव के लिए ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है शुरू किया है। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वर्तमान में एयर इंडिया टाटा सन्स के कंट्रोल में स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारी देश की राजधानी जो नई दिल्ली है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका? एयर इंडिया का। और एयर इंडिया के अगर वर्तमान में CEO की बात करें तो उनका नाम है कैंपबेल विल्सन उनका नाम है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए और जो कोई भी तैयारी कर रहा है उन सभी को हमारे इस चैनल को रिकमेंड करिए और उन सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।